नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 10 सितंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, एक आर्टिकल तो हम ये वाला डिस्कस करेंगे, द अदर शेयर्ड क्राइसिस। इसमें इंडिया और जर्मनी रिलेशंस के बारे में बातचीत की जा रही है, पूरा जानेंगे। दूसरा हम देखेंगे हेल्पिंग मुंबई वेदर चेंज। इस आर्टिकल में जानेंगे कि मुंबई के लिए अभी वहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा एक प्लान किया जा रहा है कि किस तरीके से क्लाइमेट रेजिलिएंट, क्लाइमेट अडेप्टेशन को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर प्लान किया जाना चाहिए सिटी के लिए। तो ये अर्बनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे डिटेल में। और तीसरा आर्टिकल हम देखेंगे अ विन एट यूएन हाई टेबल, कि इंडिया की जो प्रेसिडेंटशिप रही अगस्त 2021 मंथ में, अभी इस साल की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इंडिया ने क्या क्या काम किया जिसकी वजह से बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशन को प्रेजेंट करता हुआ दिखा इंडिया की एक परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू, ठीक है। तो देखते हैं डिटेल में इनको। फर्स्ट आर्टिकल है हेल्पिंग मुंबई वेदर चेंज। देखो, इस आर्टिकल में बताया जा रहा है, राइटर्स हैं, ये देख सकते हो, निखिल आनंद और ललिता कामत। इनके द्वारा ये लिखा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इशू बन चुका है और इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो मुंबई में अभी एक एम्बिशियस क्लाइमेट अडेप्टेशन प्लान तैयार किया जा रहा है, उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि आज आप देखो मुंबई कोस्टल सिटी होने के चलते कितने ज़्यादा वेदर क्राइसिस, कभी स्टॉर्म आ रहा है, कभी साइक्लोन्स आते हैं, कभी फ्लड्स आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक प्लान बनना बहुत ज़रूरी है। तो मुंबई के जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं इकबाल चहल, उन्होंने इस चीज़ को अर्जेंटली अटेंशन देने की बात की है और एक प्लान तैयार किया जा रहा है जिसमें 2050 आते आते लगभग अगर काम नहीं किया जाता है प्रॉपर, ठीक है, तो ये जो क्लाइमेटिक कैटास्ट्रॉफ्स आते हैं ना, कभी फ्लड्स आ गई, कभी आप देखते हो लैंडस्लाइड के इशू भी महाराष्ट्र में बहुत रहते हैं, या फिर आप देख सकते हो मुंबई की बात करें तो जो टाइडल वेव्स हैं उनकी हाइट भी बढ़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे अगर क्लाइमेट चेंज इसी तरीके से बनता रहा तो हमें पता ही है कि जो सी लेवल है वो राइज़ होगा। और दिल्ली मुंबई की अगर बात करें तो चाहे किसी भी कैटेगरी के वार्ड्स हों, उनमें 70% ऐसे होंगे जो कि आप देख सकते हो सी वाटर, जो ओशन वाटर है, वो वहाँ पर आ जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सेंसिबल मैनर में टैकल करने के लिए और इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंसिडर करते हुए इस पे एक प्लान बनाया जा रहा है, ठीक है। अब सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिशियन हो, ये देखो यूनाइटेड मैनर में अगर स्टैंड करते हुए दिखेंगे तो इससे क्या होगा कि वाकई में सिटी की प्लानिंग जो होगी एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसकी प्लानिंग के जो एफर्ट्स होंगे वो इस तरीके से होंगे कि जो पिछला जो एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें ये जो क्लाइमेटिक कैटास्ट्रॉफ्स आए हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ा है, तो यहाँ पर ये जो क्लाइमेट अडेप्टेशन बेस्ड जो प्लान तैयार किया जा रहा है मुंबई में, तो इसके लिए कुछ सजेशंस यहाँ पे राइटर दे रहे हैं कि आप कुछ भी तैयार करो, ठीक है, तो उसके लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जिन भी इश्यूज़ को कंसिडर करके प्लान तैयार कर रहे हो, तो हम कुछ और सजेशंस दे रहे हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फर्स्ट सजेशन इज़, क्लाइमेट चेंज की जो प्लानिंग है वो कोई लग्जरी प्लानिंग नहीं होगी जिसमें केवल आप कोई ऑलरेडी जो काम चल रहा है, जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है, उसी के बेसिस पे उसी को सप्लीमेंट करने के लिए आपने कोई एडिशनल एक्टिविटीज़ वहाँ पे आउटलाइन कर दी हो। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको वाकई में अर्बन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप वहाँ पर कोई प्रिविलेज सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखोगे, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारे रिच लोग भी रहते हैं, पर दूसरी तरफ स्लम्स में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए आपको प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्लाइमेट अडेप्टेशन प्लानिंग जो है, देखो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे साइक्लोन हो, चाहे स्टॉर्म सर्ज हो, चाहे फ्लड्स हो, या क्लाइमेट चेंज आज एक रियलिटी बन चुकी है, इन सबसे प्रोटेक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी डिसीजन सिटीज़ में लिया जाता है डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें क्लाइमेट का लेंस ज़रूर लगाओ। तो ये अपने आप में एक लग्जरी प्रैक्टिस नहीं होगी कि जी जो काम चल रहा है उसी को आपने सप्लीमेंट कर दिया। तो ये जो सजेशन हम देख रहे हैं ये केवल मुंबई से रिलेटेड ही नहीं है, हमारी जो जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं उनके लिए हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 2050 आते आते इंडिया की मोर देन 50% पॉपुलेशन सिटीज़ में आ जाएगी। तो ऐसे में क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी
बनानी बहुत ज़रूरी है। साथ में क्लाइमेट रिस्क तो है ही, इसके अलावा जो सेक्शन ज़्यादा वल्नरेबल हैं इन सारे कैटास्ट्रॉफ्स को लेकर के, उनको ध्यान में रखते हुए हमें फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करनी चाहिए और जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपडेट करना चाहिए, राइट। तो कहने का मतलब बात वही आ गई कि कोई भी आप काम करो तो उसमें क्लाइमेट लेंस तो आप ज़रूर अप्लाई करो, ओके। इसके अलावा आप देख सकते हो कि कोस्टल एरियाज़ में जो रोड्स हैं उसकी कंस्ट्रक्शन हो गई, या जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आप कर रहे हो, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांसमेंट कर रहे हो, तो उसमें कितना कार्बन एमिशन हो रहा है वो भी देखो। इससे कितना फ्लडिंग को आप प्रमोट कर दोगे, कितना स्टॉर्म सर्ज हो जाएगा। हर एक चीज़ में, हर एक डेवलपमेंटल एक्टिविटी में ये चीज़ इंक्लूड करनी शुरू कर दी तो फिर बाद में मुंबई में इन कैटास्ट्रॉफ्स का जो असर है वो कम हो पाएगा। दैट मीन्स क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी आ जाएगी, और उसके बावजूद भी अगर कोई कैटास्ट्रॉफ आता है तो आप क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो। एडेप्टेबिलिटी का मतलब तो हो गया कि जो भी कैटास्ट्रॉफ्स आ रहे हैं उनके लिए हम रेडी हैं, और क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करने की अप्रोचेज वो हो गई जिनके चलते हम क्लाइमेट चेंज को हम रोक सकें। और तीसरी होगी क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि मान लो अगर बाढ़ भी आ गई तो उसके बाद में वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल टूटे ना, ब्रेक डाउन ना आ जाए। वहाँ पे बाढ़ जैसे ही आई, ख़त्म हुआ और रिकवर कर लिया आपने जल्दी से, और फिर से आप अपनी नॉर्मल लाइफ के ट्रैक पे आ गए। तो ये 3 पॉलिसीज़ मेन होती हैं। सेकंड सजेशन ये दिया जा रहा है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो अपनी जो टारगेट्स हैं उनको मिस ना कर दे ज़्यादा बातें करते करते। दैट मीन्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मिस नहीं करना चाहिए फॉरेस्ट्स को। अगर ट्रीज़ की बात करें, ये एक कहावत है, ये एक अपने आप में फ्रेज़ है जिसमें आप फॉरेस्ट अगर लूज़ कर देते हो, मिस कर देते हो ट्रीज़ के चक्कर में, दैट मीन्स कि आप कुछ नैरो माइंडेडनेस में फंस जाते हो और ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट को आप छोड़ देते हो। तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिस नहीं होना चाहिए। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है कि आप वहाँ पर रेजिलियंस लाना चाह रहे हो, जिसमें एक तो क्लाइमेट मिटिगेशन की क्लाइमेट चेंजेस ना आए, और दूसरा एडेप्टेशन इनिशिएटिव। देखो, अगर MCAP का ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मुंबई का ये जो तैयार हो रहा है ना पूरा प्लान, इसमें देखो 6 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है और इसमें टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के ऊपर काम किया जाना है, ओके। अब इसमें ये बताया जाता है कि मान लो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना चाहते हो, पर आप ये देखो ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने के लिए आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो वो कहाँ से आ रही है। अगर वो कोल थर्मल पावर प्लांट से आ रही है तो फिर क्या आपने ये प्लान सही किया? मतलब ये तो वो हो गया कि एक जने का वजन दूसरे पे डाल दिया। तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी इस तरीके से होनी चाहिए जिससे कि वो क्लाइमेट चेंज को बूस्ट ना करे, ओके। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी आप लेकर के आ रहे हो और कोल को यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो अल्टीमेटली हो तो रहा ही है ना पॉल्यूशन, तो कार्बन एमिशन तो हो ही रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन तो हो ही रहा है। तो उस चीज़ को रोकना हमें ज़रूरी है। तो कहने का मतलब एक इंटीग्रेटेड मैनर में हमें काम करने की ज़रूरत है। ये एक अपने आप में एग्जाम्पल है। इसके आगे थर्ड जो सजेशन दे रहे हैं यहाँ पर राइटर्स वो ये कि हमें ऐसे प्रोसेस पे काम, इफेक्टिव प्रोसेस पे काम करना चाहिए कि जो ऑनगोइंग अभी जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो प्लानिंग चल रही है ना, उसके अलावा हम इस चीज़ तरीके से फोकस करें कि जो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कुछ भी नया तैयार हो रहा है उसमें क्लाइमेट प्लान भी हो। जैसे मान लो कि मुंबई में कोई ब्रिज बन रहा है, तो ब्रिज तो बन ही रहा है और उसमें आप क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो प्लानिंग है वो तो है ही, पर उसमें हमें और ज़्यादा चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स या नेबरहुड, आसपास में जो भी लोग रह रहे हैं उनके ऊपर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का क्या असर होगा। तो ऐसे में आप क्या कर लोगे कि क्लाइमेट को तो ध्यान रखा, पर साथ में वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपने अगर प्लान कर लिया तो उससे बढ़िया और क्या चीज़ होगी, ठीक है। जैसे कि मुंबई में ही एग्जांपल दिया जा रहा है, बोला ईस्टर्न जो सबर्ब है, दैट मीन्स जो सब अर्बन एरियाज़ है ईस्टर्न डायरेक्शन में अगर देखा जाए मुंबई में, तो वो ज़्यादा फ्लडिंग्स का सामना करते हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न। तो ऐसे में आप ब्रॉड बेसिंग प्लान तैयार करो। इससे क्या होगा कि एक तो आप स्पेसिफिक चैलेंजेस को टैकल कर पाओगे कि हाँ जी वहाँ पर फ्लड ज़्यादा आती है, यहाँ पर वो स्टॉर्म के सर्जेस ज़्यादा हैं इसकी वजह से, और वहाँ की जो डिफरेंट लोकेलिटीज़ हैं उनकी जो डेली की जो रूटीन है उसको ध्यान में रखते हुए प्लान करो। दैट मीन्स इंक्लूसिव मैनर में आप प्लानिंग करो, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि जो आप प्लान कर रहे हो उसमें इनप्रैक्टिबिलिटी ना आ जाए कि हाँ जी प्रैक्टिकली तो है नहीं, थ्योरेटिकल मैप पे आपने डिस्कशन किया और वहाँ पर एग्जीक्यूशन कर दिया, ठीक है। तो एक्चुअल में आप
वहाँ पर जो नेचुरल क्राइसिस आते हैं ना, उन क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए, वहाँ की लोकेलिटी को ध्यान में रखते हुए फिर काम करो। और उसके लिए क्या किया जा सकता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में प्रोसेस को कंटिन्यू करना, कि लोकल्स को भी एंगेज किया जाए, वार्ड लेवल के जो सिस्टम्स हैं, प्लान्स हैं, वो लिए जाएं, और उसके हिसाब से फिर प्लान बना करके और जो कंस्ट्रक्शन है या फिर जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे परफॉर्म करना चाहे वो की जा सकती है। तो हो गया लोगों का वहाँ पे पार्टिसिपेशन। चौथा सजेशन है दैट इज़ कि आप क्लाइमेट अडेप्टेशन प्लान की बात कर रहे हो, वो मुंबई में एक डिफरेंस जो कर पाएगा दैट इज़ कि जो मेजॉरिटी ऑफ रेजिडेंट्स हैं उनको कितना फ़ायदा हो पाए, इसके लिए ध्यान देना ज़रूरी है। मतलब नंबर्स में आप ध्यान रखो। इसमें जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, वो देखो डेमोक्रेटिक मैनर के अंदर अपने साथ के लोगों को एंगेज करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोटेक्शन देना ये अपने आप में ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि प्रिविलेज्ड क्लास है उन्हीं के लिए प्रोटेक्शन आपने करनी शुरू कर दी, उन्हीं के हिसाब से आपने प्लानिंग करनी शुरू कर दी। मुंबई को ऑलरेडी देखो, मुंबई में ऑलरेडी इस तरीके का एक कंसल्टेटिव प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसके पहले भी रिसेंटली एक मुंबई में मुंबई डेवलपमेंट प्लान 2014 से 2034 के लिए एक प्लान आया, जिसमें सिविक कैंपेन था, जिसमें कोलैबोरेशन करना था और लोगों को साथ में एंगेजमेंट भी कराना था, जिससे कि वार्ड लेवल पे प्रॉपर पार्टिसिपेशन हो। जो थर्ड पॉइंट था ना, उसी से मोर और लेस ये कोरिलेटेड हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक तो लोकल्स को आप नॉलेज दे देते हो कि भाई आप किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करो, या फिर आप कोई मकान बनाते हो। जैसे अभी कितनी स्लम्स में न्यूज़ आती रहती है कि मुंबई में जब भी फ्लड्स आई तो उसके बाद में रिजल्ट ये रहा कि वहाँ पर बिल्डिंग्स कॉलेप्स हो जाती हैं। तो प्लानिंग उनकी लोकल्स की भी अच्छे से होनी चाहिए, और दूसरा लोकल्स के एक्सपीरियंस को यूज़ करके अगर क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी प्लानिंग अगर आप करते हो तो वो ज़्यादा आपके पास में सही से इंप्लीमेंट हो पाएगी और लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिशियल आउटकम दे पाएगी, राइट। तो इस तरीके से लिटरेसी प्लानिंग होनी चाहिए, लोगों को अवेयर करो, एजुकेट करो, लोगों के नेटवर्क बनने चाहिए। जिस तरीके से हक्कानी नेटवर्क ने तालिबान को इंस्टॉल करवा दिया वहाँ पे, इसी तरीके से यहाँ पर भी नेटवर्क बनाओ बढ़िया तरीके से। तो नेटवर्क के बेसिस पे प्लान करना, लोगों का इंक्लूसिव मैनर में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। फाइनली एंड परहैप्स मोस्ट क्रिटिकली दैट इज कि प्लान जब भी कोई चूज करें तो उसमें आप ये नहीं होना चाहिए कि आप किसको ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हो। दैट मीन्स यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि मेथी रिवर है, ठीक है। अब उसमें रिवर के एक साइड में एक शोर पे तो स्लम्स है, दूसरी शोर की तरफ आप देखो तो वहाँ पर बड़ी बड़ी हाई जो स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो ऐसे में बोले कि जिस तरफ स्लम ड्वेलर्स रहते हैं वहाँ पर तो आप इस तरीके के बिहेवियर को अप्लाई करते हो कि जी आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, एविक्शन करना पड़ेगा, खाली करनी पड़ेगी जगह। और दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले अमीर लोग हैं उन लोगों को आप कुछ कहते ही नहीं हो। तो देखो, पावरफुल बिजनेसमैन को आप बिना कोई परेशान किए आप अपनी इंफ्रास्ट्रक्चरल और क्लाइमेट अडेप्टेबिलिटी बेसिस पे आप काम करना चाहते हो, और दूसरी तरफ जो स्लम्स में रहने वाले गरीब लोग हैं उनको आप वहाँ से भेजने की कोशिश करते हो। तो बात ऐसी है कि जब भी कोई क्लाइमेट क्राइसिस आता है, कैटास्ट्रॉफ आता है, तो वो अमीरों को, गरीबों को ऐसा तो देखता नहीं है कि जी ये गरीब है इसको छोड़ दो, अमीर है इसको ज़्यादा परेशान कर दो, या इसका उल्टा। तो ऐसे में एनवायरमेंटल प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप पब्लिक कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन ना करो, है कि नहीं। क्योंकि जब तक लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं होगा किसी प्लानिंग में, तब तक भी वो क्या उस प्लानिंग को मानेंगे। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। और अर्बन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया में सिटीज़ की पॉपुलेशन हमें पता ही है कि 2050 आते आते लगभग 50% पॉपुलेशन इंडिया की सिटीज़ में रहना शुरू कर देगी। तो एनवायरमेंटल डिजास्टर्स रियलिटी है, इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और इसमें भी देखो, अगर सिटीज में जो मोस्ट वल्नरेबल इंडिविजुअल्स हैं, मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी के हैं, अगर उन लोगों को आपने सिक्योर कर दिया तो ये मानो कि सब लोग ही सेफ हो गए, है कि नहीं। तो इस तरीके से एक हेल्दी और रेजिलियंट हाउसिंग, पब्लिक स्पेस, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। और इसके लिए देखो ये बिल्कुल सही टाइम है, हम बिल्कुल भी इस चीज़ को मिस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज द अदर शेयर्ड क्राइसिस। इस आर्टिकल को देखो, जर्मनी के डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं, एक तो मारिया फ्लैशबर्थ और एक है नॉर्बर्ट बर्थेली। तो इन्होंने ये कहा है कि जर्मनी और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप है, तो उसमें एक और पॉइंट है दैट इज़, अभी तो कोविड-19 पैंडेमिक तो है ही, इसमें तो कॉपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर इसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी एक रियलिटी है जिसको हम सेकेंडरी पॉइंट पे नहीं डाल सकते। अब
एक चीज़ बड़ी कॉमन देखने को मिल रही है इन दोनों चैलेंजेस में, एक तो कोविड-19 एक क्लाइमेट चेंज, कि या तो हम इनको कंटेन कर लेंगे या बिल्कुल भी किसी के बस की बात में रहने वाली, मतलब किसी के भी बस में रहने वाली बात नहीं है दोनों मुद्दे। ठीक है, राइटर्स बताते बोले साउथ एशिया और यूरोप दोनों इस टाइम पे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का सामना कर रहे हैं, चाहे वो हॉट वेदर हो, चाहे फ्लडिंग हो, चाहे ड्रामेटिक डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल हो, कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है लगातार डिक्लाइन करता चला जा रहा है। तो ये रियलिटी है और ये चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है, वो सारा का सारा मेन है केस, दैट इज क्लाइमेट चेंज। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और ये जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो हमने टारगेट्स फिक्स कर रखे हैं, इन दोनों को देखें ना, ये एक दूसरे को साथ में हैंड इन हैंड लेके चलेंगे, तब जाकर के कुछ अचीव हो पाएगा। आपको पता ही है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में टारगेट लिया गया था कि जी इस सेंचुरी के एंड होते होते 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर राइज होने नहीं देंगे एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल एरा। पर वही है कि कोशिश ये की करनी थी कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर नहीं जाने देंगे, और लगभग 195 कंट्रीज़ ने इस एग्रीमेंट को ज्वाइन किया। पर आपको पता ही है रिजल्ट क्या है, आईपीसीसी की लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि आने वाले 2 दशकों के अंदर 1.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर तो राइज हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो आप। और हो सकता है कि जब तक ये 21st सेंचुरी ख़त्म होगी तब तक जो टारगेट आपने 2 डिग्री सेंटीग्रेड का लिया था वो भी ब्रीच हो ही जाएगा। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि टारगेट जो लिए गए थे वो तो डिफीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये है कि इस टाइम पर जो मेन कंट्रीज़ हैं, जो लीडिंग कंट्रीज़ है, जो ज़्यादा एमिशन करते हैं, जिसमें एक तो यूएस है, एक यूरोपियन यूनियन है, फिर चाइना आता है और फिर इंडिया का नंबर आता है। वैसे वो बात ठीक है कि पर कैपिटा एमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि एक इंडिविजुअल कितना एमिशन करता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया बहुत कम एमिशन करता है। पर एक कंट्री हॉलिस्टिकल मैनर में देखें, पूरे कंट्री को एक एंटिटी के तौर पे देखें, तब इंडिया फिर 4th रैंक पे आ जाता है एमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को आप कंबाइन करके फिर कंसिडर करोगे उस पॉइंट पे। तो इंडिया देखो उन कुछ कंट्रीज में से है जिन्होंने जो नेशनली डिटरमाइंड गोल्स फिक्स किए थे, अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि जी हम हमारे टारगेट्स को कैसे भी फिक्स करके अचीव कर लेंगे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, राइट। तो ऐसे पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो भी अपने कमिटमेंट दिए थे, तो G20 कंट्रीज में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है इंडिया ने। दूसरा, पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है इंडिया की तरफ से अगर देखा है। अब आप देख सकते हो कि एक तरफ तो इंडिया इस तरीके से क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की बात करता है, पर दूसरी तरफ डेवलपमेंट इंटरेस्ट की बात भी करें तो इंडिया देखो अभी भी इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि डेवलपमेंट का टेस्ट नहीं ले पाई है। दैट मीन्स कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना पड़ेगा और क्लाइमेट एक्शन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब डेवलपमेंट सस्टेनेबल कैसे हो सकता है कि जब आप ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करो जिनके चलते आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके एस्पिरेशंस को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, राइट। तो इस केस में आप देख सकते हो कि आने वाले 15 सालों में एक क्लाइमेट स्मार्ट और क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना होगा, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आना ज़रूरी है। तो ये कुछ मुद्दे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज का हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, ये दोनों एक दूसरे के साथ में चलेंगे तब जा करके काम हम अचीव कर पाएंगे एक सस्टेनेबल मैनर में लॉन्ग टर्म में। आज देखें इंडिया का बहुत बड़ा सेक्शन है, वो क्या है, वल्नरेबल है। कोई भी डिजास्टर, कोई भी क्राइसिस अगर आता है तो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर सेक्शन को तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और रही सही में आज इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 1.3 बिलियन है, तो इस पॉपुलेशन को हम एक्सक्लूड किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। राइटर्स का ये कहना है कि बिना इंडिया के अगर हम क्लाइमेट को कंट्रोल करना चाहें तो वह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमें अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने हैं तो इंडिया को तो साथ में लेना पड़ेगा। तो आप इंडिया की इंपॉर्टेंस देखो, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो इंडिया की आज ओहदा है ना वो कम नहीं है, वो चीज़ यहाँ से हमें क्लियर होता है। देखो यूरोपियन यूनियन ने तो अपनी तरफ से एम्बिशियस ग्रीन डील है वो फाइनल कर ली है, जिसमें यह है कि 2050 आते आते नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन अचीव करना है। दैट मीन्स क्या होगा कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जैसे मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, ये क्या करते हैं आपको पता है कि टेम्परेचर को राइज करने में हेल्प करते हैं लगातार। जो टेरेस्ट्रियल वेव्स आती हैं, जो सोलर वेव्स आ गई, वो आकर के टकराएंगी कहाँ से, अर्थ सरफेस से, और अर्थ सरफेस से फिर बाद में वो वेव्स फिर रेडिएट होती होंगी स्पेस की तरफ। तो ये जाती हुई वेव्स है ना,
इनको फिर रोक लेती है कौन? ये ग्रीन हाउस गैसेस। इसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो 2050 आते आते यूरोपियन यूनियन ने तो अपना टारगेट फिक्स किया है कि जी हम तो नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन अचीव कर लेंगे। वो नेट जीरो कैसे? कि जितनी ग्रीन हाउस गैस हम एमिट करेंगे बोला उतनी ही हम ट्रैप करने की व्यवस्था करेंगे, चाहे वो एफॉरेस्टेशन से करो या टेक्नोलॉजिकल डिप्लॉयमेंट हो या कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के अलग अलग मेथड्स हैं उनका यूज़ करें। इसी को आगे करते हुए राइटर्स बता रहे हैं कि जर्मनी ने तो अपनी तरफ से और भी ज़्यादा एम्बिशियस फिक्स कर रखे हैं टारगेट्स क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को अचीव करने के लिए कि 2045 आते आते ही हम कोल बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसको तो देखो 2038 आते आते बंद कर देंगे, और क्लाइमेट न्यूट्रलिटी है उसको हम 2045 आते आते अचीव कर लेंगे। तो ओवरऑल अपनी तरफ से कमिटमेंट्स बताए जा रहे हैं। वो बात हमें भी पता है कि जी वेस्टर्न सोसाइटी ने जितना ज़्यादा क्राइसिस का एक मुद्दा क्रिएट किया है ना, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज जितने इंडस्ट्रियलाइज्ड है ना उतने तो ईस्टर्न कंट्रीज है भी नहीं। और इसी बात को लेकर के चाइना और इंडिया में कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस भी आती है। पर वही चीज़ है कि जब टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और नेशनल हमारी सॉवरेनिटी की इनकी बात आ जाती है तब जाकर के हम चाइना से डिस्प्यूट में आ जाते हैं। नहीं तो दोनों कंट्रीज एक साथ मिलकर के बहुत सारे मुद्दों पर खड़े मिलते हैं एक पॉइंट पर। तो ये दोनों जो राइटर्स हैं ना, ये वहाँ पर जर्मनी में डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इन्होंने ये कहा कि कंट्री की एक पॉलिटिकल प्रोसेस में अगर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए ना तो फिर बाद में वो चीज़ें अचीव होना शुरू हो जाती है। वही बात की प्लानिंग अगर लोगों के कॉन्फिडेंस के साथ में हो, लोगों के वेलफेयर के लिए हो और वहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन देखने को ना मिले तो लोग फिर अपने आप ही उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो बोला इंडस्ट्रियलाइज कंट्री होने के नाते हमारी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसी को हम कंटिन्यू करते हुए अब दूसरे कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और उनमें से एक कंट्री है इंडिया। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल में कुछ बातें बताई जा रही हैं। फिर आगे बताया जाता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और जर्मनी के जो फेडरल चांसलर हैं इनके बीच में देखो ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। और इसमें जर्मनी और इंडिया दोनों ने एक कॉपरेशन पोर्टफोलियो, एक डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लिया है जिसमें ये टारगेट है कि 12 बिलियन यूरोस का एक फोकस्ड मैनर में काम किया जाएगा और इसमें टोटल 10 मेजर्स लिए जाएंगे और उसमें से 10 में से 9 मेजर्स तो ऐसे हैं जो कि क्लाइमेट गोल्स या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इनको अचीव करने के लिए काम करेंगे। तो इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये 3 एरियाज पे फोकस करेगा। एक तो हो जाएगा ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव किया जाए, जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सिस्टम है उसको हटा करके। इसके अलावा सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट पे फोकस करना और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर जर्मनी और इंडिया के बीच में ये जो क्लाइमेट गोल्स हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये फिक्स हुए हैं। अब आप देख सकते हो कि एक तरफ जो एनर्जी ट्रांजिशन है जिसमें फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है या फिर एनर्जी डिपेंडेंसी है उसको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लेके जाएं तो जर्मनी बहुत सारी चीज़ें ऑफर करता है, जिसमें चाहे वो नॉलेज की बात करो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करो या फाइनेंशियल सॉल्यूशंस की बात करो। ये तीनों ऑप्शंस जर्मनी के पास अवेलेबल है जो कि इंडिया को आसानी से ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो आने वाले टाइम की अगर बात करें तो इंडिया में आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन 2050 तक सिटीज़ में रहना शुरू कर देगी। तो एक कोऑपरेटिव मैनर में काम करने की ज़रूरत है जहाँ पर इंडियन पॉलिसीज़ है ना वो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकालें जो आने वाले चैलेंजेस है, क्योंकि टाइम देखो आगे बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, दूसरी तरफ हम ग्रोथ भी करना चाहते हैं और डेवलपमेंट भी इंश्योर करना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों में एक चीज़ बड़ी क्लियर आ जाती है कि अकेला कोई भी एक कंट्री आगे नहीं बढ़ सकता, वहाँ पर ग्लोबल कम्युनिटी को साथ में आके काम करना पड़ेगा और इसमें इंडिया और जर्मनी एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन अवेल कराते हैं। अब आज एग्रीकल्चर की बात करो या नेचुरल रिसोर्सेज की बात करो, एक ये सेगमेंट और आ गया। इसमें देखो स्मार्ट सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं, जैसे कि जर्मनी में सेल्फ रिलायंस के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जाता है कि कैसे भी करके आप एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। इसके लिए क्या हो सकता है, एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेस को आप एक्सप्लोर करो। दैट मीन्स जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, आसपास में आपका एनवायरमेंटल कंडीशन है, कोई भी रीजन की बात करो, वहाँ पर कौन सी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हमें परफॉर्म करनी चाहिए, उसको अगर थॉरोली हम अंडरस्टैंड कर लें कि कैसा टेम्परेचर का स्केल रहता है, क्या रेनफॉल का रहता है, क्या सॉइल क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें हम स्टडी कर लें और साथ में जो एथनिक
ग्रुप वहाँ पर रहते हैं, उन लोगों की क्या हैबिट्स हैं, वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना डिप्लॉय किया जा सकता है, कितना नहीं किया जा सकता। तो वो चीज़ें अगर अंडरस्टैंड करके हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को करेंगे तो वो देखो सस्टेनेबल मैनर में हो पाएगी, लंबे समय तक चल पाएगी। चाहे फिर वो जंगल हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे पानी हो, इन सबको ईजिली मैनेज किया जा पाएगा। अगर हम इंडिया के एक्सपीरियंसेस की अगर बात करें तो लोकल पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज आप देखते हो कि इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे फर्टिलाइजर्स की बात करें, चाहे पेस्टिसाइड्स की बात करें, या फिर बीज खरीदने की बात करें। तो ऐसे में टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन बहुत ही शानदार है। तो एग्रीकल्चर में कॉपरेशन हो गया एक और। फिर इसके बाद में हेल्थ अप्रोचेस की बात करें तो कोविड-19 ने देखो सबको हिला करके रख दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट कोविड-19 जैसी बीमारियां खत्म हो या ना हो, पर हमें एक क्लोज कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, जिससे क्या हो कि ह्यूमन और एनिमल हेल्थ अगर ये दोनों मेंटेन अगर प्रॉपरली हो जाती हैं, क्योंकि कोविड के लिए क्या थ्योरी आ रही है कि जी एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ है, और ह्यूमंस में ट्रांसमिट होने के चक्कर में आज आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा क्राइसिस हमने अभी देखा है। तो पॉपुलेशन तो देखो लगातार ग्रो कर ही रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर इसके अलावा और भी सारे चैलेंजेस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रो करना। इसके अलावा मोबिलिटी भी अब राइज होगी, लोग भी मूव करते हैं जल्दी जल्दी अपने अपने खुद के रोजी रोटी के लिए, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। इसके अलावा हैबिटाट्स की है वो श्रिंकिंग हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन राइज हो रहा है और आपके पास में स्पेस जो है ज्योग्राफिकल वो कम है, और साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लगातार होता चला जा रहा है, एनिमल हस्बेंड्री भी आप इंक्रीज कर रहे हो। तो ओवरऑल क्या आ गया कि एनिमल और ह्यूमन दोनों की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली देखो बात आ जाती है कि ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो, ये तभी अचीव होंगे जब सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो कॉपरेट करें, चाहे स्टेट हो, चाहे सेंट्रल हो, या फिर इंटरनेशनली जितनी भी गवर्नमेंट सरकारें चल रही हैं वो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, साइंस हो, सिविल सोसाइटी हो। दैट मीन्स एक इंक्लूसिव मैनर में इनोवेटिव स्टेप्स लेते हुए हमें आगे बढ़ना होगा, जिसमें हम लोगों को भी अवेयर करते रहें, उनकी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते रहें, और उससे फिर जो टारगेट्स हैं उनको अचीव इजीली किया जा सके। एक कंट्री अकेला, या फिर एक कंट्री भी अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में, और जो क्लाइमेट रेजिलियंट मैनर में हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं उन चीज़ों में, तो देखो जो टारगेट्स हैं वो हमारे फेल हो जाएंगे। तो कॉपरेशन ज़रूरी है। तो कभी जर्मनी और इंडिया रिलेशंस की बात आए तो ये प्लस प्लस बातें हैं। बाकी जर्मनी हमेशा एक तो डेमोक्रेसी, एक ह्यूमन राइट्स, इनके इस नाम को लेकर के इंडिया पे सवाल उठाता रहता है। ठीक है, आपको पता होगा कश्मीर में जब ये जो जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था जब रिवोक किया गया था, उसके बाद में आपको पता है वो एंगेला मर्केल, उनकी विजिट हुई थी यहाँ पे, लीडर्स आए थे वहाँ पे यूरोपियन यूनियन के ह्यूमन राइट्स को देखने के लिए। तो इसको देख करके थोड़ा सा जर्मनी और इंडिया के बीच में थोड़ा कहते हैं ना गैप्स आ जाते हैं। बाकी ये थोड़ा सा कोलिशन की पॉइंट भी है, कॉपरेशन के पॉइंट्स भी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, अ विन एट यूएन हाई टेबल, इस आर्टिकल को देखो लिखा है लक्ष्मी पुरी के द्वारा। देखो इंडिया ने बहुत ही गजब की हिस्ट्री लिखी है अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जब अगस्त के मंथ में प्रेसिडेंट के तौर पे काम किया, और वो भी तब जब अफगानिस्तान में गजब का अर्थक्वेक, जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक देखा गया, और उसके बावजूद एक ऐसा सेगमेंट या इस तरीके के कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स कर देना जो कि वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो बातचीत जो है वो कुछ ऐसी है कि पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक चेयरमैन के तौर पे एड्रेस किया। एक तो ये काम जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी और उसके अलावा जो इंटरनेशनल पीस है उसको इंश्योर करने के लिए, सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और काउंटर टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए एफर्ट्स लगाए गए। तो आप देखो इसमें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब प्रेसिडेंट रहा इंडिया, तो इंडिया ने टोटल 14 आउटकम्स के ऊपर काम किया, जो कि बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, हाईएस्ट है। इसके अलावा फुल फ्लेजेड रेजोल्यूशंस पारित करवाए अफगानिस्तान के मुद्दे पर, सोमालिया के मुद्दे पर, मिडिल ईस्ट के मुद्दे पर। मिडिल ईस्ट का मतलब हो गया, आप जानते हो, वेस्ट एशिया, गल्फ कंट्रीज, वहाँ की बात, वेस्ट एशिया की बात करें, माली की बात करें, या फिर यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं उनकी बात करें। और इसके अलावा 4 प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट PRSTs हैं, वो भी स्टेटमेंट डिक्लेयर किए, जिसमें वेस्ट अफ्रीका, सूडान
और इसके अलावा 5 प्रेस स्टेटमेंट आए जो कि रियल टाइम रिस्पॉन्स थे किसके लिए, अफगानिस्तान में जो कुछ भी एक्टिविटीज हो रही थी उनको लेकर के, और स्पेसिफिकली काबुल में जो एयरपोर्ट पे टेररिस्ट अटैक हुआ था उस पे। तो ओवरऑल आप देखो कि कितना सिक्योरिटी, पीस और काउंटर टेररिज्म को कंटेन करने के लिए इंडिया ने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए। इंडिया ने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, अब आप जानते हो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑन सी, यूएन क्लॉज, उसके तहत कोई भी कंट्री अपने खुद की इतनी ज़्यादा डोमिनेंस क्रिएट नहीं करेगा जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल लॉज हैं, मैरीटाइम लॉज हैं, उनका वायलेशन हो। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, साउथ चाइना सी के अंदर आप क्या देखते हो, चाइना अपनी एक एंशंट लेक के तौर पे उसको बताता है, तो वहाँ से वियतनाम, फिलीपींस, इन कंट्रीज़ को परेशान करता रहता है। तो उस पर भी इंडिया ने अपनी बात रखने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटा। तो एक हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट लेकर के आया कि कैसे भी मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंटरनेशनल मैरीटाइम नेविगेशन, इसको इंश्योर करना जिसमें फ्रीली कोई भी आ जा सके। ठीक है, तो इंडियन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़रूरी है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी कदम था ये। इसके अलावा आप देख सकते हो कि प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टर्स को, मतलब पीस कीपिंग फोर्सेस जाती है इंटरनेशनली अलग अलग कंट्रीज़ में, और वहाँ पर वो क्या काम करती हैं कि कैसे भी करके वहाँ पर शांति स्थापित की जा सके। अब यहाँ पर अभी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि जो पीस कीपिंग फोर्सेस है ना, पीस कीपर्स हैं, उन्हीं के खिलाफ में एक्शन लिए जाते हैं वहाँ के लोगों के द्वारा। तो एक तो प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट दिया इंडिया ने ये कह के कि हमें वाकई में जो भी लोग पीस कीपिंग फोर्सेस के अगेंस्ट में एक्टिविटीज़ करते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है, और दूसरी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। और ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने दिए कि इंटरनेशनल पीस की जो सिक्योरिटी करने वाले हैं उन्हीं को थ्रेटन अगर कोई करता है तो फिर बाद में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किस तरीके से पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करेगी ऑल ओवर वर्ल्ड। इंडिया ने देखो 1996 में टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म, ये एक अपनी तरफ से प्रपोजल यूनाइटेड नेशन में दे रखा है। उसको उस टाइम पे तो किसी कंट्री ने माना नहीं था। क्यों? उस टाइम पर कोई और कंट्री था ही नहीं, केवल एक इंडिया ही एक ऐसा कंट्री था बड़े मेजर कंट्रीज में से जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का विक्टिम था। फिर तो देखो 2001 में जैसे ही अटैक होता है ना यूनाइटेड स्टेट्स में, न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पे, इन पे, तब जाकर के ये पता पड़ता है कि वाकई में टेररिज्म बहुत बड़ी सरदर्दी है। तब जाकर के वर्ल्ड कम्युनिटी फिर बाद में अटेंशन देना शुरू करती है। तो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के ऊपर भी इंडिया ने अपनी तरफ से पूरा प्रेशर लगाया है कि कैसे भी करके हमें टेररिज्म को ख़त्म करना है। म्यांमार, माली, सोमालिया, मिडिल ईस्ट, इथोपिया, हेती या फिर DPRK, दैट मीन्स डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। अब बोलने को तो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया बोला जाता है, पर आपको पता अथॉरिटेरियन रिजीम है नॉर्थ कोरिया में। ठीक है, वहाँ पर भी अपने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को कंटिन्यू रखना, और साथ में अफगानिस्तान में जो अभी सिनेरियो बना है उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने एक रेजोल्यूशन पारित कराया है, दैट इज 2593। ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन 2593 अगस्त 30 को पारित हुआ। ये देखो, तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान को अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए बोला कि आपकी जो ज़मीन है ना वो टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा यूज़ नहीं होनी चाहिए, और वर्ल्ड के किसी भी कंट्री पे अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है और वो जो है अफगानिस्तान की टेरिटरी से ऑपरेट होता है तो बोलो वो ठीक बात नहीं होगी। दैट मीन्स अफगान टेरिटरी शुड नॉट बी यूज्ड बाय टेररिस्ट ग्रुप्स अगेंस्ट एनी कंट्री। ये बात बोली जा रही है इस रेजोल्यूशन के तहत। इसके अलावा आपको पता ही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है 1267, उसमें क्या है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या टेररिस्ट इंडिविजुअल्स हैं उनको वहाँ पर रिकॉग्नाइज करना और उनको डेजिग्नेट करना कि ये जो है इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जिसमें लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद, जो कि इंडिया के लिए सरदर्दी है, ठीक है, उनकी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कॉम्बैट करने के लिए इंडिया ने स्टेटमेंट दिया कि अफगानिस्तान की ज़मीन तालिबान यूज़ नहीं होने देगा इन ग्रुप्स के द्वारा इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। इसके अलावा कुछ और भी मेजर बेंचमार्क स्टेटमेंट और एफर्ट्स लगाए गए इंडिया के द्वारा कि जिससे कि जो ह्यूमैनिटेरियन एक्टर्स हैं, वही पीस कीपिंग फोर्सेस, उनकी बात प्रोटेक्शन देनी ज़रूरी है। उनको सिविलियंस हैं उनको कोई लॉस नहीं होना चाहिए, उसके लिए इंडिया ने अपनी तरफ से बात कही है।
ह्यूमन राइट्स हो, वुमेन राइट हो, बच्चों के अधिकार हो, माइनॉरिटीज़ के अधिकार हो, उनको प्रोटेक्ट करना। जो माइनॉरिटीज़ हैं अफ़गानिस्तान में जैसे हिंदू एंड सिख्स, उनकी प्रोटेक्शन की बात की। इसके अलावा जो इवैक्यूएशन होना है, मान लो कि अमेरिकन जो लोग भी वहाँ पर हैं अफ़गानिस्तान में, उन लोगों को भी ईजिली विड्रॉ किया जा सके, या फिर कोई भी कंट्री जैसे डेनमार्क है या फिर कोई भी कंट्री जिसकी एम्बेसी वहाँ पर थी, उनको वहाँ से बिना परेशानी के विड्रॉ करने के लिए अलाउ करना। और इसके लिए ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 2593 रेजोल्यूशन है, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क इंडिया की तरफ से पुश किया गया। ये देखो, जब रेजोल्यूशन लाया गया था ना, तो चाइना और रशिया ने देखो वोट नहीं किया, एब्सटेन कर दिया, पर ओपोज भी नहीं किया। ये सबसे अच्छी बात थी। अब देखो, रशिया ने तो वोट देने से क्यों मना किया, उसके पीछे वजह बताई जाती है कि एक स्वीट रिवेंज था रशिया का यूएसए के अगेंस्ट में। कैसे कि यूएसए ने जो जिस तरीके से विड्रॉ किया है ना, वहां पर बोला यूएसए की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और इस तरीके से जो क्राइसिस है पीछे अफगानिस्तान में, वो बोला यूएसए की देन है। तो रशिया ने देखो वैसे तो सोच रखा था वीटो करने का, पर इंडिया ने कन्विंस किया रशिया को कि आप वीटो नहीं करोगे। फिर बात आ जाती है चाइना की, कि चाइना ने एब्सटेन क्यों किया। चाइना ये कहना चाहता है कि कोई भी हेजेमन है, हेजेमन का मतलब यूएसए की हेजेमनी रही, आपने हेजेमनी के बारे में देख लिया होगा, कि कोई भी कंट्री अपनी पॉलिटिकल पावर को इतनी ज़्यादा पुश करे कि दूसरे कंट्रीज को उसको मजबूरन मानना पड़े, राइट। तो यूएसए का ये हेजेमनी का जो पीरियड था, वो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद से लेकर अभी तक चल रहा था, 2011 तक मान के चलो आप। अभी क्या है, अब तो अभी भी यूएसए की हेजेमनी मोर और लेस है, पर फिर भी चैलेंजेस आने लग गए चाइना, और इसीलिए यूएसए चाइना को कंटेन करने के लिए ये कहता है कि भाई अफगानिस्तान अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि चाइना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक का नाम लिया जाता है। तो बात यह है कि चाइना हेजेमन को सपोर्ट ना करके साइड में करना चाहता है, ठीक है, और एक न्यू बेनाइन सुपर पावर के तौर पे अपने आप को इमर्ज कराना चाह रहा है। दूसरी तरफ रशिया का हो ही गया। अच्छा, फ्रांस और यूके ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया और ये कहा कि ये रेजोल्यूशन जो है ये प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो P5 आपको पता है, P5 प्लस जो नॉन परमानेंट 10 मेंबर्स हैं, उनमें 13 मेंबर्स ने इस रेजोल्यूशन 2593 इसको सपोर्ट किया, और बाकियों ने, केवल 2 ने, रशिया और चाइना ने अपने आप को दूर रखा। पर आप ये देखो ना कि इन्होंने वीटो नहीं किया। वीटो नहीं करने के पीछे इंडिया की कन्विंसिंग पावर, इंडिया की जो डिप्लोमेसी थी, वो काम कर गई। इसके अलावा आप देख सकते हो कि चाइना के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी क्या है, तालिबान के साथ में अभी एंगेज क्यों करना पड़ रहा है, कि वहाँ पर चाइना में उइगुर्स है ना, वो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के नाम पर वहाँ पर एक मूवमेंट चला रखा है, तो उसको कंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चाइना के लिए। नहीं तो डोमेस्टिक इश्यूज ज़्यादा राइज होने लग जाएंगे, और फिर इंटरनेशनली फिर बाद में चाइना को कौन एक्सेप्ट करेगा कि जी देखो यूएसए एक सुपर पावर कैसे बना, क्योंकि डोमेस्टिकली उनके बीच में इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वहाँ पर रेस के नाम पे भले ही डिस्क्रिमिनेशन होते हो, बाकी इतने गैप्स नहीं है यूएसए की सोसाइटी में जितने कि चाइना के लिए उइगुर्स चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो ETIM है ना, इसको कंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए चाइना लगातार अपनी एंगेजमेंट रख रहा है तालिबान के साथ में। तो ओवरऑल बात ऐसी है कि इंडिया का 1 महीने का जो ये प्रेसिडेंट रहने का जो पूरा दौर था ना, ये एक डिप्लोमेटिक विन है। तो ऐसे में इंडिया को एक परमानेंट मेंबरशिप मिले, उसके लिए जो आर्ग्यूमेंट्स है उसमें एक स्ट्रेंथ देता है कि वाकई में इंडिया डिजर्व करता है परमानेंट मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये कुछ मुद्दे थे जिनको हमें डिटेल में देखना था, बाकी मुद्दों पर आप नज़र डालना। थैंक यू वेरी मच।